वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्लांट ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बॉयलर से रिलेटेड है। तो दोस्तों देर न करते हुए जो आज का हमने टॉपिक लिया है वो है सवाल आपके जवाब हमारे। तो दोस्तों जैसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अपने कमेंट्स पोस्ट करते हो, आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो उस ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या है, हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं, उनका सोल्यूशन लेके आते हैं आपके लिए। तो दोस्तों ऐसे ही आज हम आपके साथ में ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप हमारे बोर्ड पे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन क्या है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो कभी भी कहीं पर भी चले जाओ ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाइड वे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि हीट फ्लक्स इन द TFH। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो उन्होंने पूछा है कि हीट फ्लक्स इन TFH थर्मिक फ्लूइड हीटर, कि थर्मिक फ्लूइड हीटर में हीट फ्लक्स क्या होता है। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों क्या होता है, हीट मीन होता है ताप, और फ्लक्स मीन क्या होता है, प्रभाव, कि ताप का प्रभाव यानी फ्लो। तो हीट का फ्लो क्या होता है थर्मिक फ्लूइड हीटर में। तो दोस्तों ये होता है कि हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कि दोस्तों ये हमारा हीट फ्लक्स क्या होता है, फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी या फिर फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कि भाई जो हमारी थर्मल एनर्जी है वो पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में पर यूनिट टाइम में हमारा कितना फ्लो करता है, वो क्या है, हमारा हीट फ्लक्स होता है। तो अभी यदि देखा जाए तो हीट फ्लक्स को क्या नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, हीट फ्लो रेट डिवाइड बाय एरिया। कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में कितना हीट फ्लो हो रहा है उसको क्या है, हम हीट फ्लक्स बोलते हैं। तो हीट फ्लक्स मतलब हीट का प्रभाव हमारे कैसे कैसे। तो दोस्तों आप सभी को पता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि जैसे हमारा क्या है, कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। तो दोस्तों जो हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है दोस्तों, हमारा सबसे पहले क्या होता है, कंडक्शन, उसके बाद क्या होता है कन्वेक्शन, और फिर क्या होता है हमारा रेडिएशन। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं टॉपिक को क्लियर ही कर रहा हूँ, तो क्या आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताते चलूँगा। कंडक्शन क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल्स का है उसमें डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है। कन्वेक्शन में क्या है, मॉलिक्यूल्स का डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं रहता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में। और जो रेडिएशन है वो विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशन क्या है, उससे हीट ट्रांसफर हमारा होता है। सो दैट यदि किसी बॉडी में जो हीट फ्लक्स है यदि वो कंडक्शन के माध्यम से हो रहा है, तो उसका क्या उसमें हीट फ्लक्स क्या रहेगा, यदि कंडक्शन के उससे आ रहा है तो हमारा दोस्तों क्या रहेगा कि जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है, अमाउंट ऑफ हीट इन ए बॉडी डिवाइड बाय क्या रहेगा दोस्तों, डिवाइड बाय रहेगा एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, एरिया ऑफ द डायरेक्शन टू द हीट फ्लो। तो दोस्तों जो हमारा यदि किसी बॉडी में क्या है, जो हमारा हीट ट्रांसफर कंडक्शन के माध्यम से हो रहा था, तो दोस्तों उसका हीट फ्लक्स क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन ए बॉडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द डायरेक्शन टू द हीट फ्लो। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो हमारा हीट फ्लो होता है क्या, जो तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कि हॉटर टू कोल्डर क्या है हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई में आपको बताया। आई थिंक आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हीट फ्लक्स क्या होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि यदि इसके ऊपर एक्सप्लेन किया जाए तो क्या है, ये काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में बताया गया कि भाई हीट फ्लक्स क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यदि इसको देखा जाए तो इसको थर्मल यदि इसको यदि मेजर किया जाए तो दोस्तों हम क्या करते हैं, वाट मीटर स्क्वायर में क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर में क्या है, जो हीट फ्लक्स की डेंसिटी है वो क्या है हमारी, वाट पर मीटर स्क्वायर में क्या है, इसको मेजर किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से मूव करते हैं।
ये हमारे जो बॉयलर फर्स्ट क्लास है, जो बॉयलर सेकंड क्लास भाई लोग हैं हमारे, क्या है उन्होंने ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि बड़े बॉयलर में मोरबी क्यों उपयोग नहीं किया जाता। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो मोरबी है वो लो प्रेशर बॉयलर में यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा क्या है ड्रम लेवल कंट्रोल करने के काम आता है। तो हमारे ऐसे ही एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर बड़े बॉयलर में मोरबी का यूज़ क्यों नहीं किया जाता। यहाँ पे देखो, यदि मैं टेक्निकल वे से जाऊँ तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों कहीं पे भी देखा जाए तो क्या है प्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी तरीके से यदि जो हमारे बड़े बॉयलर हैं क्या है वहाँ पे यदि स्टीम की प्योरिटी अच्छी रहेगी तो जो यदि हम अपना सुपरहीट स्टीम को और भी हिट करेंगे तो क्या है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने पर क्या है वो हमारे टरबाइन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जिससे हमें एक अच्छा आउटपुट मिलता है। तो क्या है दोस्तों, यदि हमारे स्टीम के अंदर साथ कोई कैरी ओवर हो गया है तो क्या है वो हमारे स्टीम टरबाइन में क्या एडवर्स इफेक्ट डालता है, जैसे कि व्हील चैम्बर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया लाइक दैट। तो अभी क्या है कि सबसे पहले बात है कि हमारी यूजेस क्या है। सबसे बड़ी बात है कि यूजेस कहाँ पे होगा। जो सपो दैट कि जो हमारे लो प्रेशर बॉयलर होते हैं वहाँ पे क्या है प्रोसेस के लिए प्रोसेस हीटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, कहीं पे वॉशिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि हमारी जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है वो यूज़ की जाती है। तो इसी तरीके से क्या है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी क्या है हम अपना बॉयलर सेक्शन करते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़े बॉयलर हैं, बड़े बॉयलर में मोरबी इसलिए नहीं यूज़ की जाती क्योंकि एक तो हमें स्टीम की प्योरिटी इतनी हायर नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का यूज़ करते हैं जो कि ड्रायर में यूज होती है, वॉशिंग के लिए यूज होती है, या फिर प्रोसेस हीटिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो देखा जाए तो जो मोरबी है हमारी क्या है वो सिंगल एलिमेंट पे काम करता है, कि मीन्स दैट कि वो सिर्फ क्या है हमारा ड्रम का क्या है सिर्फ ओनली लेवल दिखेगी। सो दैट ये क्या है हमारा यहाँ पे इस फिगर में आप देखेंगे ये क्या है हमारे स्टीम ड्रम का सो दैट कि ये हमारा 30% लेवल है यहाँ पे, और ये क्या है हमारा 70% है। तो दोस्तों क्या है जब भी हमारा ये सपो दैट ये हमारा मोरबी सेक्शन है, जब भी हमारा 30% तक हमारा वाटर लेवल आ जाएगा तो क्या है यहाँ पे जो हमारा लेवल ट्रांसमीटर है वो उसको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद क्या है हमारे जो हमारा लेवल इंडिकेटर कंट्रोलर है उसको क्या है उसको फीडबैक जाएगा हमारे क्या है जो हमारा फीड पंप वाटर पंप है उसको एक रन का कमांड जाएगा, वहाँ से फिर क्या है हमारा फीड वाटर पंप रन होगा। आफ्टर दैट क्या है फिर हमारा क्या है बॉयलर में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही क्या है हमारा 70% तक हमारा क्या है वाटर फिल हो जाएगा तो फिर हमारा कंट्रोलर को क्या है फिर से कमांड जाएगा, वो क्या है हमारे बॉयलर फीड पंप को क्या है बंद करा देगा, जिससे कि हमारा 70% क्या है वाटर स्टीम ड्रम में क्या है वाटर फिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंटिन्यूसली क्या है हमारा जो ड्रम लेवल क्या है इस तरीके से हमारा ड्रम लेवल अप एंड डाउन होता रहेगा। तो देखा जाए तो यदि हम इस तरीके से मोरबी यदि हम हाई प्रेशर बॉयलर में लगा देंगे तो क्या है जो है स्टीम स्पेस है सो दैट कि जब ये 70% हो जाएगा यहाँ स्टीम स्पेस क्या है बिल्कुल कम हो जाएगा, तो क्या है चांसेस है कैरी ओवर होने के। कैरी ओवर होंगे तो दोस्तों हमारी जो स्टीम की प्योरिटी है वो इफेक्ट होगी, और स्टीम की प्योरिटी इफेक्ट होगी तो क्या है फर्दर क्या है हमारे जो टर्बाइन ब्लेड्स हैं उस पर स्केलिंग फॉर्मेशन हो गए, तो इस तरीके से क्या है एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो क्या है दोस्तों इसी कारण क्या है दोस्तों हम क्या है जो बड़े बॉयलर होते हैं उस पर क्या है हम मोरबी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें क्या चाहिए वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई हमें क्या है 45 to 50% क्या है हमें अपने जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं उसमें वाटर लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो 50% क्या है हमारे पास स्टीम स्पेस बचता है। तो यदि स्टीम स्पेस नहीं बचेगा दोस्तों जो स्टीम फॉर्मेशन है वो हमारा इफेक्ट होगा, स्टीम इम्प्योरिटी इफेक्ट होगी। तो क्या है इसी तरीके से क्या है जो हमारा जो मोरबी है वो सिंगल एलिमेंट पे काम करता है, जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं उसमें हमारा क्या है 3 एलिमेंट्स पे काम करता है। जो भी हमारा फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन है वो 3 एलिमेंट पे काम करता है, जिसमें से क्या 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक हमारा ड्रम लेवल होता है, एक स्टीम फ्लो होता है, एक वाटर फ्लो होता है। इन तीनों के कम्बिनेशन से क्या है एक लॉजिक बनाया जाता है जो कि हमारा हेल्प करता है हमारे स्टीम ड्रम में जो वाटर की लेवल है वो 50% मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों क्या है तो हमारा जो ड्रम लेवल मेंटेन होगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में क्या है मेंटेन होगा, ना कि इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारी इम्प्योरिटी स्टीम को डिनोट करता है, और क्या है ये हमारा जो ड्रम लेवल है वो काफ़ी एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा स्टीम जनरेशन में। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है जो हम बड़े बॉयलर्स में क्या है हम मोरबी का यूज़ नहीं करते। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते। थर्ड क्वेश्चन है TFH में ऑयल फ्लो का अलार्म बार बार आ रहा है, क्या करें। कि दोस्तों यदि आप बॉयलर सेक्शन से हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा, जो थर्मिक फ्लूइड हीटर सेक्शन से उनको पता होगा कि भाई फ्लो क्या है अलार्म बार बार आ रहा है।
कि सो दैट दोस्तों जो हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर होता है उसमें क्या है, ऑयल का फ्लो बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। यदि हम प्रॉपर फ्लो मेंटेन नहीं करेंगे अपने थर्मिक फ्लूइड हीटर में क्या है, उसके भी एडवर्स इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी क्या है, ट्यूबें ओवर हीटिंग होकर क्या है पंचर हो जाएंगी, या फिर उसके इनसाइड क्या है स्केलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूबें चोकिंग होने लग जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है, काफ़ी बड़े एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले कारण ये हो सकता है कि भाई सो दैट कि आप जो थर्मिक फ्लूइड हीटर से क्या प्रोसेस में आप हीटिंग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पे अपने प्रोसेस से यदि कोई मेंटेनेंस वर्क किया है तो उन्होंने ऑयल वहाँ से ड्रेन कर दिया बिना आपको बताए हुए। तो एट डेट कंडीशन क्या है, आपको फ्लो कम आ जाएगा। और आपका क्या है, जो फ्लो इन सो दैट 450 आपका हेल्थी फ्लो है, उन्होंने ड्रेन कर दिया, वहाँ पे क्या है 380 आ गया। तो क्या है, बार बार आपका फ्लो का अलार्म आता रहेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई आपके सर्किट में कहीं पे लीकेज हो गया, कि आपके ट्यूब लीकेज हो गया इनसाइड द फर्नेस, ठीक है। तो क्या है, एट डेट भी टाइम भी क्या है, आपका क्या है फ्लो का अलार्म आने लग जाएगा। या फिर आपका जो फ्लो ट्रांसमीटर है यदि वो फंक्शनिंग करने लग गया, ठीक है, वाल फंक्शनिंग हो गया उसका, तो क्या है वो तब भी क्या है आपका जो अलार्म है लो फ्लो का वो बार बार आता रहेगा। तो इंश्योर करें कि आपका जो फ्लो मीटर है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा तो आप रिस्पेक्टिव से आप इंस्ट्रूमेंट पर्सन से इसको चेक करवा सकते हैं। तो कई ऐसे चीज़ है कि सो दैट कि किसी प्रोडक्शन लाइन ने क्या है अपनी लाइन ने शट डाउन कर दी है, हीट कैरिंग करना बंद कर दिया है। तो क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है जो हमारा थर्मिक फ्लूइड है वो क्या है होल्ड हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर एरिया में वो क्या है वो सर्कुलेशन में नहीं आता हो। यदि वो क्या ठंडा हो जाता है तो क्या है हमारा जो फ्लो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारी जो लाइन्स के अंदर क्या है वॉल्यूम ऑफ द थर्मिक फ्लूइड हीटर क्या है कम हो जाती है। तो दोस्तों ये 4 से 5 मेन मुख्य कारण हैं जो कि ऑयल फ्लो लो के अलार्म आने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर क्या है कि आपके सफिशिएंट आपने मेकअप नहीं किया है ऑयल का सर्किट में, तो उसकी वजह से भी क्या है लो ऑयल फ्लो का क्या है अलार्म बार बार आता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ऑन द बिहाफ ऑफ बॉयलर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बारी आपको ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको देखने को मिलता होगा कि हाउ टू कैलकुलेट बॉयलर फ्यूल कंजप्शन, कि भाई हम जो बॉयलर का है वो फ्यूल कंजप्शन कैसे निकालें। बहुत सारे तरीके हैं, काफ़ी मैंने इसके पीछे देखा तो लोगों को सिर्फ 1-2 तरीके ही पता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं मैं ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या है मैं आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे किस तरीके से आप बॉयलर में फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आप सभी को पता है उसके बारे में, कि सबसे जो हमारा है वो क्या है सो दैट कि हमें क्या है फ्यूल कंजप्शन निकालना है। तो हमें क्या है बॉयलर एफिशिएंसी का यदि हमें फार्मूला पता है, नीटा है जो कि बॉयलर क्या है हमारा स्टीम जनरेशन इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर डिवाइडेड बाय क्या हो रहेगा हमारा फ्यूल कंजप्शन इनटू में जीसीवी ऑफ फ्यूल। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है इसी के हिसाब से क्या है हम फ्यूल कंजप्शन निकाल सकते हैं। तो फ्यूल कंजप्शन कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसकी जो रिवर्स कैलकुलेशन है वो करके सो दैट कि हमारा यदि नया बॉयलर है हम सो दैट उसकी 78% क्या है एफिशिएंसी मान लेते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों जो हमारा जीसीवी है फ्यूल का उस पोदैट की आपका कोयला है तो उस पोदैट आप जीसीवी 4500 ले सकते हो, जो आपकी कैलकुलेशन में आप वो लेंगे। स्टीम जनरेशन स्पोदैट की 10 है, 10 TPH है। एंथैल्पी स्पोदैट की 676 हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों हमारा 140 हो गया। तो दोस्तों क्या है ये रिवर्स कैलकुलेशन कर से क्या है आप ये जो फ्यूल कंजप्शन है वो क्या है आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों एक तो ये मोस्ट ऑफ ये मेथड ही यूज करते हैं फ्यूल कंजप्शन निकालने के लिए, लेकिन अब और कौन कौन से मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप फ्यूल कंजप्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक है ड्रॉप टेस्ट, सेकंड है ड्रॉप टेस्ट। तो दोस्तों ड्रॉप टेस्ट से हम क्या करेंगे, तो जो स्पोदैट के आप देख लेंगे कि इसके लिए क्या है ड्रॉप टेस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास काउंटर मीटर होना चाहिए। ये काउंटर मीटर दोस्तों कहाँ पे लगा होगा, ये काउंटर मीटर आपके जो स्क्रू फीडर है वहाँ पे लगा होगा। वहाँ पे क्या है उसके रोटेशन सेंस करेगा, और जो काउंटर मीटर है वो आपके पैनल पे लगा होगा, वो क्या है उस जो अपना स्क्रू फीडर है उसके रोटेशन को काउंट करेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों,
आपको क्या है, उसको जो हमारा स्क्रू फीडर है उसको फुल आरपीएम पे चला देना है। और फिर फुल आरपीएम पे चलाने के बाद क्या है, आपको 1 मिनट के रेजोल्यूशन ले लेने हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारा आपको फर्नेस टाइम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और क्या फीडर के नीचे आपको कुछ ऐसा चीज़ लगा लेनी है जिससे कि क्या है प्रॉपर फर्नेस के अंदर जो कोल स्प्रेड होता है वो क्या प्रॉपर उसका कलेक्शन हो सके। तो क्या है, आप उसको क्या है फिर स्क्रू फीडर को चलाएंगे और 1 मिनट में आप नोट करना है कि कितना केजी कोल क्या है फर्नेस के अंदर गया। तो उसको क्या है आपको हावरली करने के लिए क्या है उसको आपको मल्टीपल बाय 60 कर देना है। तो क्या है हमारा क्या है हावरली क्या है अपना कितना कोयला कंजप्शन होगा वो क्या है आप उससे आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये एक सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड है दोस्तों लोड सेल। दोस्तों जो हमारा बंकर स्टोरेज होता है कोयले का, तो उसके नीचे क्या है हम लोड सेल, तो उसको दैट की हमारे क्या है हमने एक बंकर है हमारे जिसकी कैपेसिटी क्या है 60 टन मेट्रिक टन है। और क्या है दोस्तों उसमें यदि आप जब पूरा उसको भर देंगे तो क्या है हमारा 60 मेट्रिक टन कोयला आपको स्केल पे दिखाएगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारा कोयला कंज्यूम होता जाएगा तो क्या है वो क्या है उस कोयला जैसे ही खत्म होगा तो वेट भी क्या है कोयले का धीरे धीरे कम आता जाएगा। तो दोस्तों आप उस वहाँ पे आप डिनोट कर सकते हो कि भाई 1 घंटे में कितना सपो दैट कि एक टाइम पे जब हमने फिल किया वो क्या है 60 मेट्रिक टन था और 1 घंटे में क्या हो गया वो 55 हो गया। तो क्या मीन्स दैट कि 1 घंटे में हमारा 5 मेट्रिक टन कोयला क्या है कंज्यूम हो गया। तो दोस्तों ये 2-3 मेथड है जिससे कि हम कोयला कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बिल्कुल बेसिक सा है जो कि 4th है, इसको हम बोलेंगे बकेट मेजरमेंट। तो दोस्तों जैसे कि बहुत छोटे छोटे बॉयलर होते हैं उसमें क्या होता है जैसे कि 1.52 TPS के जो बॉयलर्स होते हैं उसमें क्या है मैनुअली फीडिंग की जाती है। तो उसमें क्या करता है कि एक पर्टिकुलर एक सेक्शन में क्या है बकेट ले लेते हैं, उसको क्या है उसका एक बकेट का उसमें कोयला डाल के उसका वेट ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ बकेट उन्होंने कितना डाला तो उसके हिसाब से भी वो क्या है कोयल कंजप्शन कैलकुलेट करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो लोडर होते हैं बड़े बड़े जब जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या करते हैं जो हमारा लोडर होता है उसका बकेट का एक वेट करा लेते हैं कि इस एक बकेट में कितना कोयला आता है। तो उसी बिहाफ से नंबर ऑफ बकेट्स कितने आपने डालें तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या है हम क्या है कोल कंजप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने 4 से 5 मेथड आपको बताया कि किस तरीके से हम क्या है कोल कंजप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है। लेकिन यदि इस चैनल के माध्यम से क्या आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यदि आप भी इसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप क्या भी कोई क्वेरी है क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, डेफिनेटली हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे अपने वीडियो के माध्यम के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।